गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर लेसन नंबर ऑफ हिस्ट्री। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके एज अ रिवीजन मैं लेसन शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा घर पे प्रिपरेशन करने में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आपके क्लास 10 का लेसन 1 है, जो इस बार आपके टर्म 1 में आ रहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के हिसाब से, वो कुछ इस तरीके से हैं कि 18th सेंचुरी में कई देश थे जिनमें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि इस रूप में नहीं थे, जैसे कि आज की डेट में हम इन्हें देखते हैं। तो ये छोटे छोटे राज्यों में जो थे वो डिवाइडेड थे। इनका अपना अलग अलग इन छोटे छोटे एरियाज में इनके अपने अपने स्वतंत्र शासक थे। फिर अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि 1789 में कौन सी क्रांति हुई या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो बहुत आसान तरीका है, काउंटिंग की तरह है, आपको याद रखना है 1 से काउंटिंग शुरू होती है। देन 789 1789 जो है इसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई है, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहा जाता है। एक नंबर में आ सकता है कि पहली राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति को कहा जाता है, तो आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई, कहाँ हुई, ये आपको याद रखना है। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया, जो लुई 16 वहां का राजा था उसको खत्म किया। और इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, और मैंने आपको अभी निरंकुश शासक जो राजा था उसका नाम मैंने आपको बताया, लुई 16। अब आता है एक सवाल आपका एमसीक्यू में कि नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है या कब लागू हुआ। तो इसका ईयर आप याद रखेंगे 1804 में नेपोलियन ने अपना रूल्स का एक कंडक्ट, एक पुलंदा बनाया, कुछ रूल सेट किए जिसको कि नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे 1804 में जो है वो लागू किया गया था। इसमें क्या था कि जन्म आधारित जो विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। अब जन्म आधारित विशेष अधिकार यानी कि राजा के घर जो लड़का पैदा हुआ है वो राजा ही बनेगा, कि जन्म से ही उसको ये अधिकार प्राप्त है। इन चीजों को खत्म कर दिया गया था। इसने केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी इसने सुरक्षित रखना, राइट टू प्रॉपर्टी इसने जो है उसकी हिफाजत की थी, उसे रखा था। अब क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था। महिलाओं को जो चुना, उदारवादी राजनीतिक जो प्रयोग एक फ्रांस की क्रांति से निकलकर आया था, उसमें हमने देखा कि महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था, सिर्फ पुरुषों को था। और पुरुषों को किनको, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। वियना कांग्रेस हमेशा पेपर में आता है। कब हुई, 1815 में हुई। कहाँ हुई, वियना में हुई। ब्रिटेन कौन कौन शामिल हुआ, ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया। दीज आर 4 पावर्स दैट हैव ज्वाइन दिस मीटिंग वियना कांग्रेस इन 1815। 1815 में इन्होंने ज्वाइन किया। किस किसने, ब्रिटेन ने, प्रशा ने, रूस ने और ऑस्ट्रिया। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। यूरोप की शक्तियां हैं, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, और प्रतिनिधि के रूप में के लिए यूरोप के साथ इन्होंने एक समझौता तैयार किया गया। एक जगह बैठ के इन्होंने एक पैक्ट तैयार किया, जिससे वियना में इकट्ठा हुए। इनकी अध्यक्षता किसने की थी, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, पेपर में आता है, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। अब इसमें आपके 2-3 सवाल हो गए। वियना कांग्रेस कहाँ हुई, वियना में। कब हुई, 1815 में। कौन कौन शामिल हुआ, ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिक ने। अब अगला सवाल इसी में है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, ड्यूक मेटरनिक। ये कई 5-6 सवाल इसमें कवर हो गए। वारसाय एक जगह है, वहां पर एक समारोह हुआ। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया। दिस इज पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1861 में एमन्युअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आखिरी हिस्सा क्या है, जब 1871 में जर्मनी के सम्राट घोषित कर दिया, किसे, विलियम प्रथम को। और इटली का यूनिफिकेशन कहाँ खत्म होता है, 1861 में, जब एमनुअल सेकंड को इटली का राजा बना दिया गया। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का हिस्सा है। अब हम देखते हैं इसके मेन वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी जो पेपर में आ सकता है। कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, कुलीन वर्ग वो खानदानी लोग, कुलीन खानदानी, ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पावरफुल लोग हैं। निरंकुशवाद, निरंकुश मतलब जिसपे किसी का अंकुश ना हो, निरंकुश जिसपे किसी का कोई कंट्रोल ना हो। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। उदारवाद या लिबरलिज्म, लिबरल आजादी, स्वतंत्र वर्ड से निकला है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कम से कम कानून, लोगों को आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, दैट इज लिबरलिज्म।
जनमत संग्रह, जन मतलब लोग, मत मतलब लोगों की राय, संग्रह इकट्ठा करना। एक प्रत्यक्ष मतदान, इट्स अ डायरेक्ट इलेक्शन, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़े एरिया में से हम नहीं कर सकते। इसकी हम जब जनमत संग्रह की बात करते हैं तो वी यूज अ सिलेक्टेड पोर्शन और एरिया फॉर अ सिलेक्टेड इशू। लोकल ही होगा वो इशू जिस पे लोगों से पूछा जाता है कि आपको ये मंजूर है या नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन है जनमत संग्रह, लोग बता देते हैं। हाँ जी, हाथ उठा लिया, हाँ जी, जिनको पसंद है, जिनको स्वीकार करना है, दे विल अग्री विथ बाय रेजिंग हैंड और बाय सेइंग यस, और जो डिसअग्री करते हैं वो अपनी राय देते हैं। तो एक डायरेक्ट इलेक्शन की फॉर्म है जनमत संग्रह। छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी पॉपुलेशन पे कह सकते हैं, आप चाहें कि लाखों पे कर लिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। रूढ़िवाद, रूढ़ी मतलब पुराना, रूढ़ी मतलब पुराना, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा पर यकीन रखता है, जो स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है।